तो आज हम लोग पढ़ने वाले आर एस अग्रवाल का संपूर्ण हल। ठीक है, आर एस अग्रवाल के यहाँ पर हम लोग कंप्लीट जितना भी सॉल्यूशन होगा वो सारा डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आर एस अग्रवाल का जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले होता है संख्या कहलाती क्या है। हम जानते हैं कि हमारे पास 0 से लेकर के केवल 9 तक के अंक होते हैं और इन्हीं अंकों से क्या बनता है, संख्या। अगर इन्हीं सारे अंकों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हमारे को इसके कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स जो हम पहले स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम लोग शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेंगे क्योंकि आर एस अग्रवाल की बुक के अंदर ये सारे के सारे दिए हुए हैं। तो इसके कुछ बेसिक्स में आता है भाग के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले जो भाग का नियम होता है वो होता है 2। ठीक, फिर 3, 4, 5, 6। 2 के अगर भाग के नियम की हम लोग बात करें तो 2 के भाग के नियम, यदि कोई संख्या 2 से भागित होगी तो इसका कारण क्या होता है कि उसके इकाई अंक पर, यदि कोई संख्या 2 से तब विभाजित होगी यदि उसके इकाई अंक पर इनमें से कोई एक अंक हो, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इकाई अंक पर इनमें से कोई भी एक अंक है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 78249 6। तो यहाँ पर अगर उदाहरण की बात करें तो हमको क्या कहा गया कि उस संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो इनमें से एक इकाई अंक पर क्या है, यहाँ पर 6। अगर इकाई अंक यहाँ पे 6 है तो मतलब कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरी तरह इसमें भाग चला जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 3 का। 3 का विभाजित नियम कहता है यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी तो उसके सभी अंकों का जितना योग होगा, यदि हम उसके सभी अंकों का क्या करें, योग करें, और योग का जो भी रिजल्ट आएगा वो अगर 3 से विभाजित होगा तो उस संख्या की क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण हम एक और ले लेते हैं इसमें भी, 9354। इस नंबर को हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये 3 से विभाजित है। तो कहा सभी अंकों का योग, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 9 कितने हो जाते हैं आपके 21। तो इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 21। और हम जानते हैं 300 तक क्या होता है, 21। इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बात करते हैं 4 की। 4 का विभाजित नियम कहता है कि यदि उसके इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक में 4 का भाग चला जाता है तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाती है, 4 से विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 9 4 5 6, ये नंबर ले लेते हैं। कहा इकाई दहाई अंक की अगर बात करें तो ये इकाई और दहाई अंक 56। अगर इसमें भाग चला जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में क्या होगा, भाग चला जाएगा। करके देखते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूनी 4 चौक 16। ठीक है, तो इस संख्या में क्या हो रहा है, पूरा 4 का भाग जा रहा है 56 में। तो इसका मतलब पूरी की पूरी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 4 से भाग उसमें चला जाएगा। बात करते हैं 5 के विभाजित नियम की। तो 5 का विभाजित नियम ये कहता है कि यदि उसके इकाई अंक पर 5 या 0 इनमें से कोई एक अंक है तो वो संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए 3505। 5 का विभाजित नियम में यदि उसके इकाई अंक पर इनमें से 5 या 0 में से कोई भी एक अंक है तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो
यहाँ पर इकाई अंक पर क्या है 5 है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर किससे हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 की बात करते हैं, ठीक है। 6 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या में 2 से और 3 दोनों से यदि भाग जाता है तो उसमें कितना हो जाएगा 6 से भी भाग चला जाएगा, 2 क्या 6। तो हमको कोई भी नंबर हो उदाहरण के लिए उसको दोनों से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगी, है ना, उसका भाग देना दोनों से हमको चेक करना पड़ेगा, 2 से भी और 3 से भी। तो नंबर लेते हैं 7 8 5। अब पहले 2 से इसको चेक करते हैं। 2 का बोलता है कि इकाई अंक पर इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 है यहाँ पर, मतलब ये जो संख्या है ये 2 से तो पूरी तरह चली जाएगी। फिर 3 से इसको एक बार चेक करते हैं। 3 कहता है कि सभी अंकों का योग करके आपको देखना पड़ेगा, तो सभी अंकों का योग कितना हो जाएगा 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 8 हो गए आपके 21, 21 और 7, 21 और 7 28। यहाँ पर 28 है जो कि 3 से क्या नहीं होता है भाग नहीं जाता है, तो इसलिए ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना, 6 से इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर दे सकते हैं जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग जाता हो, तो वही संख्या केवल 6 से जाएगी, अन्यथा 6 से नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 7 का विभाज्यता नियम। 7 का विभाज्यता नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या का जो इकाई अंक उसको हमको करना है दुगुना, किसी संख्या का इकाई अंक को हमको क्या कर देना दुगना, और शेष बची हुई जो संख्या है वहां से माइनस कर देना। इसको एक एग्जांपल से समझते उदाहरण से, तो उससे आपको उनको क्लियर हो जाएगा। तो 7 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि आप इकाई अंकों को दुगना कर दीजिए और जो बाकी का जो नंबर है उसमें से उस इकाई अंक के दुगने को आप घटा दीजिए। एक एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए एक नंबर है, मान लीजिए हमारे पास 882, ठीक है। 882 एक नंबर है, इकाई अंक का दुगना, ये इकाई अंक है, इसको दुगना कर दीजिए मतलब कि 4, ठीक। शेष संख्या में से इसको घटा देना है, शेष संख्या कितनी बची 88, 88 माइनस 4, 88 माइनस 4 कितना हो गया आपका 84। अगर ये जो संख्या या जो नंबर निकल करके आएगा अगर ये 7 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी 7 से। 84 में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पूरी तरह से क्या है डिविजिबल है। इसका मतलब कि जो संख्या है 882 इसमें पूरी तरह 7 से भाग चला जाएगा। तो ये 7 का एक डिविजिबिलिटी रूल है। एक नंबर और हम लोग देख लेते हैं 663, ठीक है। इकाई अंक का दुगना 3 दूना 6, माइनस किस में से करेंगे बचे हुए रिमेनिंग संख्या में से हम लोग माइनस कर देंगे, तो 66 में से 6 गया 60, ये 7 से डिविजिबल है नहीं है, तो जो नंबर है 663 ये किससे 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 का विभाज्यता नियम। 8 का विभाज्यता नियम हमारा बिल्कुल जो 4 का विभाज्यता नियम था, 4 का विभाज्यता नियम में दहाई का अंक और इकाई अंक, ये 4 का विभाज्यता नियम था ना। दहाई और इकाई अंक में हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते थे तो पूरा नंबर क्या हो जाता था 4 से विभाजित हो जाता था। यहाँ पर 8 के लिए इसके सैकड़े को भी शामिल करेंगे। कुल मिला के आखिरी के जो 3 नंबर है हमको उसको चेक करना पड़ेगा, यदि उसमें 8 का भाग चला जाता है तो पूरे के पूरे नंबर्स में जो है 8 का भाग चला जाएगा। उदाहरण के लिए 8 4 3 2 5, लास्ट के 3 डिजिट में हम चेक करते हैं 3 2 5। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं क्या नहीं हो रहा, 8 चौक 32 और 5 बच रहे हैं। इसको एक काम कीजिए,
ठीक है, अब चेक करते हैं। 3 2 8, 8 से 8 चौक 32, 8 एकम 8। अगर इसके तीन संख्याओं में 8 से भाग चला जा रहा है, इसका मतलब कि इस पूरी की पूरी संख्या में क्या होगा, 8 से भाग चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, 8 का विभाज्यता नियम। ठीक है, इसमें सैकड़ा शामिल कर, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों को लेते हैं लास्ट के। अब देखते हैं हम लोग 9 का विभाज्यता नियम। तो 9 का विभाज्यता नियम कहता है, जो हमारा 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि सभी अंकों का योग करो और जो रिजल्ट आए उसमें हम 3 का हमको भाग देना है। यहाँ पर भी 9 के लिए सभी अंकों का योग करना है और जो भी उसका योग आएगा उसमें हमको 9 का भाग देना है। यदि उसमें 9 का भाग चला जाता है तो पूरे के पूरे नंबर में क्या होगा, 9 का भाग चला जाएगा। उदाहरण के लिए इसको देखते हैं। एक नंबर लेते हैं 9 3 5 2 1, 3 8 11, 11 और 9 20, इसको 2 कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 21। क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर क्या नहीं होगा, 9 से भाग नहीं जाएगा। मान लीजिए इसकी जगह पर हम लोग कर लेते हैं 7। अब 7 2 9, 9 और 5 हो गया आपके 14, 14 और 3 17, 17 और 24। अभी भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसमें इसको कर लो 8। अब ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सात 2 9, 17, 17 और 3 20, 20 और 7 कितना हो गया, 27। 9 से भाग चला जाएगा। अब ये संख्या पूरी की पूरी किससे हो गई, 9 से इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 10 की। 5 का विभाज्यता नियम पता है हमको कि उसके इकाई अंक पर 0 या 5 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है। ऐसी 10 की बात करें तो उसके इकाई अंक पर यदि 0 है तो उस संख्या में 10 का भाग चला जाता है। यदि इकाई अंक पर सिर्फ 0 है तो भाग चला जाता है, कोई सी भी नंबर हो सकता है। 400 तो ये चले गया। ठीक है, 5 8 9 2 6 और लास्ट में 0, तो ये दोनों ही संख्या क्या है, 10 से इसमें भाग चला जाएगा। 11 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि उसकी सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका योग माइनस कर देना उनकी सारी विषम स्थानों की संख्याओं का योग। मतलब सम स्थानों की संख्या का योग माइनस विषम स्थानों की संख्या का योग। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा अगर वो 11 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 से उसमें भाग चला जाएगा। तो सम स्थानों की संख्या का योग 2 3 6 9 7 0 6 9। सम स्थानों की संख्या 3 3 और 9 12 0, 12 और 9 हो गया आपका 21 माइनस विषम स्थान 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 6, 15 और 6 आपके। तो 11 के रूल में ये भी रहता है कि या तो उसका जो इन दोनों का अंतर है वो 0 आ जाए या वो संख्या 11 से डिविजिबल हो। तो 0 आ रहा है, ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है,
एक कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं 938245। ठीक, समस्थान 3 2 5 5 और 5 10 माइनस 9 और 8 17 17 और 4 21 11। माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे चिन्ह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 11 नंबर क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है, तो डेफिनेटली इस नंबर में पूरे में क्या होगा, 11 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे भाग नियम पढ़ लेते। एक बार इसको शॉर्ट में हम लोग रिवाइज करते हैं, शॉर्ट में इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो अभी तक हमने भाग के नियम पढ़े हैं उसको एक बार शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 2 का भाग का नियम हमारा क्या कहता है कि उसके इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 अगर इनमें से कोई भी एक अंक है तो उसमें संख्या में क्या होगा, 2 से पूरा भाग चला जाएगा। 3 भाग का नियम क्या कहता है कि उसके सभी अंकों का योग करके हम लोग देखेंगे और यदि उसके अंकों का जो योग किया है, जो रिजल्ट आया, अगर उसमें 3 का भाग चला जाता है तो उस पूरे नंबर्स में क्या होगा, 3 का भाग चला जाएगा। 4 की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंकों लास्ट के 2 डिजिट मतलब कि इकाई अंक और दहाई अंकों को देखना है। अगर उसमें भाग चला जाएगा तो हमारे 4 से वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 5 का विभाजिता नियम हमारा ये कहता है कि इसमें उसके इकाई अंक को हमको देखना है। अगर इकाई अंक पर 5 और 0 इन दोनों में से यदि कोई एक नंबर है तो वो नंबर 5 से पूरी तरह से भाग उसमें चला जाएगा। 6 का विभाजिता नियम के लिए हमको 2 संख्याओं से उसको चेक करना पड़ेगा, एक 2 से और 3 से। मतलब कि यदि कोई नंबर 6 से विभाजित है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमको उसके 2 से भी उसकी डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगी और 3 से भी चेक करना पड़ेगी। यदि वो संख्या 2 और 3 दोनों से उसमें भाग जाता है तो ये बिल्कुल डेफिनेटली प्रूव है कि वो किससे, 6 से भी उसमें भाग चला जाएगा। बात करते हैं 7 का विभाजिता नियम की। बहुत सारी बुक्स में 7 का विभाजिता नियम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन RS अग्रवाल की जो भी नई बुक्स है उसमें आपको इसका नियम मिल जाएगा। तो इसमें यह कहा गया है 7 के विभाजिता नियम में कि आप इकाई अंक को दुगना कर दीजिए और जो शेष राशि जो बची है, जो शेष संख्या बची है, उसमें से उसको माइनस कर दीजिए और जो रिजल्ट आएगा अगर वो 7 से डिविजिबिलिटी है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। 8 का विभाजिता नियम ये कहता है कि जैसे 4 का इकाई और दहाई के लिए होता है, वैसे ही 8 का जो विभाजिता नियम है वो सैकड़ा भी उसमें शामिल करना होता है। मतलब कि लास्ट की 3 डिजिट उसमें शामिल हो जाएगी। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर इन 3 डिजिट में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो जो नंबर हमको दिया होगा उसमें भी 8 का पूरा भाग चला जाएगा। 9 की अगर हम लोग बात करें तो जो हमने 3 के भाग विभाजिता नियम पढ़ा है कि सभी अंकों का हमको योग करना है, ऐसे ही हमको 9 में भी सभी अंकों का योग करके देखना है और जो रिजल्ट आएगा उसको 9 से हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी उसकी चेक करेंगे तो 9 से भी क्या हो जाएगा, वो पूरा नंबर्स विभाजित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10 के विभाजिता नियम की। तो हमने पढ़ा है यहाँ पर कि इकाई अंक पे 5 या 0 होता है तो 5 से जाता है। ऐसे यहाँ पर अगर 10 की चेक करना है तो इकाई अंक पर केवल और केवल अगर 0 होगा तो ही वो 10 से क्या हो जाएगा, उसमें भाग पूरा जाने वाला है। 11 का विभाजित नियम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। सम स्थानों की संख्याओं का योग करना है, उसमें से हमको माइनस कर देना विषम स्थानों की संख्याओं का योग। एग्जाम्पल हम इसके पहले थोड़ी देर पहले हम लोग इसको देख चुके हैं। तो ये सारे हमारे भाग के नियम है। आप RS अग्रवाल की अगर नवीन अंकगणित की बुक लेकर के आएंगे, मैं आपको बुक बता देता हूँ, उसमें ये सारा और हम उसी का एक संपूर्ण सॉल्यूशन जो है करने वाले हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप परचेस कर सकते हैं। अगर नहीं भी है और नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, जहाँ पर ज़रूरत होगी स्क्रीन पर आपको उसका क्वेश्चन जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पे मिल जाएगा। और यदि खरीदना चाहें तो RS अग्रवाल की इसी बुक का हम लोग कंप्लीट जो है सॉल्यूशन लेकर के आए हैं आपके लिए। ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये नया एडिशन है, 2021 का ही प्रिंट है, ठीक है। 2021 में रीप्रिंट हुआ है, एडिशन तो काफ़ी पुराना ही रहता है, उसी को रीप्रिंट करते तो जो 2021 का ही है। और इसी का हम कंप्लीट सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन हम लोग इसके छोड़ने वाले नहीं है, भले वो छोटे से छोटा क्वेश्चन भी होगा तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग के नियम कंप्लीट करने के बाद हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या है और सहअभाज्य संख्या है। उसके पहले भी यदि आपने बात कर की है तो आपने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा होगा।
और एक पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती जो 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4 लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 1 2 3 से लेकर के जो इन्फिनिटी तक जाती है, और ये 0 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाती है। तो केवल इतना ही याद रखना है कि प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से लेकर के अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं जो 0 से लेकर के अनंत तक जाती है वो सारी पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। तो सम संख्या सम संख्या वे प्राकृत संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वे सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं होती है, ठीक है। वे सारी प्राकृत संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। इसीलिए मैंने आपको पहले प्राकृत संख्या के बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो जैसे कि 2 4 6 8, जिसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है वो सम संख्या है। विषम संख्याएं की बात करें तो जस्ट अपोजिट है, वे सारी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, आपकी विषम संख्याएं कहलाएगी। तो प्राकृत बोला है इसलिए हम 0 को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, शामिल नहीं करेंगे। 1 3 5 7, ठीक है। तो इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको विषम संख्या कहते हैं। तो ये हो गया आपका दोनों सम संख्या और विषम संख्या। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को जानने से पहले हमको एक चीज जानना है, महत्तम समापवर्तक या HCF। हमने लघुत्तम और महत्तम के बारे में पढ़ा होगा। तो महत्तम समापवर्तक एक HCF है। इसका नेक्स्ट चैप्टर जो आर.एस. अग्रवाल का है वो HCF और LCM पर आधारित ही है, हालांकि हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक वर्ड आएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको केवल आपको बता दिया है, महत्तम समापवर्तक HCF जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे सारी संख्याएं जिनके केवल और केवल, वे सारी प्राकृत संख्याएं, हाँ, वे सारी प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी प्राकृत संख्याएं केवल जिनके 2 गुणनखंड होंगे वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, ठीक। तो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो एक तो वो खुद संख्या, एक तो वो संख्या स्वयं होगी, और एक होगा 1 ठीक है। तो वो सारी अभाज्य संख्याएं, वो सारी प्राकृत संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और कौन से 2 गुणनखंड, एक तो वो संख्या खुद होगी और एक उसका जो गुणनखंड होगा 1 होगा, मतलब उसका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं इसका। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। तो 2 अगर एक अभाज्य संख्या है तो इसके 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो 2 गुणनखंड है, एक तो इसमें 1 का भाग चला जाता है, तो 1 गुणनखंड 1 है इसका, और खुद में ही खुद का भाग चला जाता है, मतलब 2 में 2 का भाग देंगे तो भी चले जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने हैं, 1, और एक खुद वो संख्या 2, ये 2 क्या है, उसके फैक्टर हो गए, है ना, गुणनखंड जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये क्या होगा, इसलिए 2 क्या कहलाया, एक अभाज्य संख्या कहलाई। 3 की बात करें तो 3 में भी 1 का भाग भी चले जाएगा और 3 का खुद का अपना भाग चले जाएगा, ठीक है। बात करें 5 की, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, इसमें 1 का भी भाग जाएगा और 5 का भी। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, जिस ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे 2 3 3 5 5 और 7 सहअभाज्य संख्याएं, वे सारी संख्याएं 2 3 जो ए और बी के फॉर्म में रहती है,
हाँ, पेयर के फॉर्म में मतलब जोड़े के रूप में रहती ए और बी, इसको हम सहभाज्य संख्या रहते हैं, जिनका गुणनखंड क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। जिनका गुणनखंड हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। मतलब कि सीधी सी बात है, जिसका HCF क्या होगा, 1 होगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि HCF LCM क्या होता है, केवल अपन को भी इतना याद रखना है, ठीक है। तो 2 का भी अगर हम गुणनखंड करने जाएंगे, ठीक, तो एक 1 आएगा, 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 भी डिविजिबल हो जाएगा। ये सारे प्राइम नंबर ही है, लेकिन सीधी सी बात है, ये ए और बी के फॉर्म में रहते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी सहअभाज्य संख्या। अब यदि कोई नंबर अभाज्य है या नहीं है, इसको अगर हमको चेक करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। उसके पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। कैसे, 2, 3, 5, 7, इसको यहाँ पर लिखते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, फिर 23, ठीक है। 19 भी आएगा, 19, 23, उसके बाद 29। तो ये ऐसे 100 तक अगर हम लोग जाएंगे, 100 तक जाएंगे, तो 25 टोटल हमको क्या मिलेगी, अभाज्य संख्या मिलेगी। अभाज्य संख्या पहचानते कैसे, कैसे उसको चेक करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोई संख्या यदि अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसको कैसे चेक करा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 173, ठीक है। 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये किसके वर्ग के आसपास आता है, ठीक है। 173 जो है किसके वर्ग के आसपास आता है, तो हम जानते हैं 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का होता है 196, ठीक है। और जो 173 है इन दोनों के बीच में ही आता है, ठीक है, यहाँ पर। तो अब हमको 14 से लेकर के, क्योंकि हमको इसको क्या चेक करना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं, प्राइम नंबर है या नहीं, ये हमको पता करना है। तो 196 बड़ा हो जाएगा, 169 छोटा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ये संख्या क्या करती है, 173 आता है। तो 14 से हमको छोटे सा नहीं, मैक्सिमम तक जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 14 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या होगी, उससे इस नंबर को हमको टेस्ट करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। तो 14 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। उसके बाद कौन सी हो जाती है, 17। तो 17 हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वैसे भी बड़ी हो जाती है। मतलब 173 और ये 14 में के स्क्वायर में कितना आ जाता है, 196। तो हमको केवल 13 तक, 14 से छोटी संख्या ही लेना है। तो 14 से छोटी संख्या है, 13 तक अभाज्य संख्या हमको लेना है। उसके बाद इसको टेस्ट करना है कि 173 जो है ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं। वही डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से उसको चेक कर पाएंगे। इकाई अंक पर 3 है और 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के भाग के लिए हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक होना चाहिए, तो 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं, 7 और 3 10 और 1 11, ठीक है। तो 3 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा। 5 की बात करें तो इकाई अंक पे 5 या 0 का होना जरूरी है, तो 5 और 0 नहीं है, डेफिनेटली 5 से भी नहीं जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इसके इकाई अंक को दुगना कर लीजिए, मतलब कि 6 और 17, मतलब बच्चे अमाउंट में से घटा दीजिए, तो 17 में से 6 गए 11। ये 7 से इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली 7 से इसमें भी भाग नहीं जाएगा। 11 का ये बोलता है, अभी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हमको हमारा हमेशा ही भाग का नियम लगाना पड़े, हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। 11 कम 11 बचेगा कितना, 6 और 63,
पूरा कंप्लीट 11 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा। 13 की बात कर लेते हैं तो एक बार देके देखेंगे, 13 एकम 13, उसके बाद 43 बच जाएगा ना, 13 तो 22, 13 तो 26, 13 के 39, उसके बाद क्या होगा, 13 का भी इसमें भाग नहीं आ रहा है। कुल मिला के 173 में इतनी सारी अभाज्य संख्या में से किसी एक का भी भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 173 जो है पूरी तरह क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद हमने भाग के नियम पढ़ लिए हैं। ठीक है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में कुछ कुछ हमको समझ में आ गया है। उसके बाद इसके कुछ फार्मूलेज होते हैं, वो फार्मूले हमको ज़रूर क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना पड़ेंगे, तभी हमारे क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएंगे। तो फार्मूले वैसे तो आपको आते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर भी आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ प्लस लिखा है तो एक माइनस वाला भी फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2ab। ठीक है, अब इन दोनों को ही अगर प्लस करके और माइनस करके भी फार्मूला बन सकता है, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको प्लस कर दिया जाए इसके साथ, किसके साथ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ। तो आप देख पा रहे हो, अगर इन दोनों फार्मूले को हम प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, एक फार्मूला ये हो गया। तो ऐसे एक माइनस का फार्मूला भी बन सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको भी कंप्लीट करके देखेंगे तो इसका आएगा 4ab। ठीक है, 4ab। ठीक, तो ये 4 फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है। एक फार्मूला जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में। ठीक, तो ये फार्मूला है, ये स्क्वायर के फार्मूले, क्यूब के फार्मूले भी है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस में केवल माइनस 2ab हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया एक बार, इन्हीं दोनों को एक बार माइनस किया, इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो ये पोर्शन कट जाता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है, मतलब 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ते हैं तो 2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका बच जाता है। फिर एक बार माइनस में जब आएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 4ab हो जाएगा, 2 + 2 कितना 4ab। क्वेश्चन मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको ये 2 फार्मूले भी याद रहते तो आगे के 2 आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, फिर ये आ गया आपका कंप्लीट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखते हैं हम लोग क्यूब वाले फार्मूले। ठीक है, क्यूब के फार्मूले अगर हम लोग देखें तो क्यूब का फार्मूला सबसे पहले होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आपका होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर दोबारा से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। उसके बाद इसी का माइनस वाला फार्मूला, इसमें पूरी जगह पर प्लस था, इस फार्मूले में पूरी जगह पर माइनस आएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर से a माइनस बी। तो ये पूरा होल क्यूब का फार्मूला था। इसके बाद 2 फार्मूले हैं जो a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक प्लस वाला है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस वाला है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब में होता है, पहले इन दोनों का क्यूब हटा दिया, मतलब कि a प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, केवल यहीं पर माइनस आता है। ठीक है, और जब प्लस वाला लेंगे, सॉरी माइनस वाला लेंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, केवल याद करना है, किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, भाग के नियम लिख लिए, विभाजित नियम सारे हमने पढ़ लिए हैं, उसके बाद हमने फार्मूलेज देख लिए हैं। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ये सारी हमने
कुछ कुछ तौर पे देख लिए बेसिकली। उसके बाद एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा जो आपने पढ़ा है, एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य, एक होता है शेषफल, ठीक है, और एक होता है भागफल। ठीक, जैसे इसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, 8 में हमने 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, 0। ये और ये 4 संख्या होती है। ये कहलाता है हमारा भागफल, जो रिजल्ट हमको मिला है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अगर चाहे मान लीजिए यहाँ पर 9 होता तो माइनस करते तो 1 आता, तो ये 1 जब आता तो ये कहलाता हमारा शेषफल। और जिससे हम भाग दे रहे हैं ये कहलाता है हमारा भाज्य। और जिसमें भाग जा रहा है वो कहलाता है भाजक। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। मुझे अगर कोई भाजक प्राप्त करना है, मान लीजिए मैं 9 था, यहाँ पर नंबर हमारा 9 था, 9 से हमने मतलब 2 से भाग दिया, 9 में 4 आया। अगर इन दोनों का इंटू कर दे, किसका, भाज्य का और भागफल का, और उसमें अगर शेषफल जोड़ देते तो हमको हमेशा क्या मिल जाता है, भाजक मिल जाता है। देख लीजिए, 2 में इंटू करें, 4 दूनी 8 और एक प्लस कर दीजिए 9, तो ये 9 क्या है, भाजक। तो भाजक का एक फार्मूला बन सकता है जो कि हमेशा होता है कि भाजक बराबर क्या होगा, हमेशा भाज्य गुणे भागफल। भागफल प्लस शेषफल। इतना आपको याद रखना है, कहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर तो हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो भाजक भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जिससे भाग दे रहे हैं वो हमारा भाज्य है, जिसमें भाग दिया जा रहा है वो भाजक, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा भागफल है, जो बच जाता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। तो आज के लिए इतना हमने बेसिक कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने जो जो बेसिक चीज़ देख ली है, भाग के नियम, संख्या के प्रकार, कुछ सूत्र फार्मूले, ठीक है, और भाजक भाज्य के बारे में, इतना चीज़ हमने इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है। भाग के नियम 2 से लेकर के 11 तक आपने पढ़ लिए। संख्या के प्रकार, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ये सारी की सारी पढ़ लिया आपने। सूत्र हमने बता दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल का क्यूब, जो भी होता है, और भाज्य भाजक वगैरह हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले। तब तक के लिए बढ़िया स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू।